एडवांस में चाहिए बेसिक नॉलेज से अच्छे कॉन्सेप्ट, तो बच्चा लोग देखो जल्दी से बिना टाइम खराब किए देखो क्या था वो। अ, कल जो मैंने बनाया था एक बार फिर देखेंगे। एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया था, यहां से 30 डिग्री मैंने एंगल लिया था और इससे एच हाइट पर एक वी नॉट वेलोसिटी से पत्थर फेंका था और ये कहा था जब ये जाता है तो इस पर 90 डिग्री पर गिरता है। ये पूछा गया था, बताइए वी नॉट का वैल्यू क्या होगा। ये था वो। इसको सॉल्व करने में आज तुम जल्दी करोगे क्योंकि कल मुझे पूरा समझाना था, आज तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। जिस पॉइंट से फेंको उसको ओरिजिन मान लो, और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हम लोग अक्सर एक्स एक्सिस बनाते रहे शुरू से, तो यहाँ भी उसी के पैरेलल क्या करो, यहाँ एक लाइन खींचो और वो कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स। इससे ठीक ऊपर ये कौन सी एक्सिस हो गई, वाई। तो अगर मैं वाई को पीछे ले आऊं तो ये देखो ये आ गई, और इस साइड में अगर चलूं तो ये कौन है, माइनस एक्स। ये नीचे कौन आ रहा है, माइनस वाई। ऊपर कौन जा रहा है, प्लस वाई। अब ये एंगल यहां से 30 है, ये एंगल कितना बचा, 60 बचा कि नहीं। ये एंगल कितना है, 90। तो सोचो फिर ये कितना होगा, 30। हुआ कि नहीं, ऐसे देख लो, सोचो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा ये एंगल कितना होगा, होगा ना 30। अब आ रहा है ना एकदम क्लियर। अब ये अगर 30 होगा तो यहाँ पर बताओ एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना इस एक्सिस के अलोंग, और वी नॉट तो तुम्हारा ये है। जो लाइन एंगल बनाती है वो कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, कॉस 30 आ गया। और यहां से मुझे पहले से पता है कि एक्स डायरेक्शन का जो एक्सिलरेशन होगा वो माइनस जी साइन अल्फा होता है, बहुत पढ़ाया। अल्फा यहाँ कितना दिया हुआ है, 30। तो ये हो गया -10 साइन अल्फा मीन्स 30 है, तो 1 यहाँ पे लिखो पहले 30। तो ये बचेगा माइनस का g/2। ये है एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन। दूसरी चीज, जब यहाँ पर ये गिरा तो वाई डायरेक्शन में तो इसके पास वेलोसिटी थी, पर 90 पर गिरने की वजह से एक्स में तो थी नहीं। तो ये सोच के हम लोगों ने वी एक्स इक्वल यू एक्स ए एक्स टी का यूज किया। वी एक्स का वैल्यू 0 डाला, और जो यू एक्स था, यू एक्स का वैल्यू ये था, तो यहाँ लिख दिया वी कॉस 30, और कॉस 30 का मतलब है √3/2। और ए एक्स का वैल्यू है नेगेटिव कितना, -g/2। तो ये आ गया टी। अब याद आया कुछ। तो यहां से कल हम लोगों ने टाइम का वैल्यू √3v/g समथिंग कुछ निकाला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कैलकुलेट किया था तो ऐसा कुछ आया था। उसके बाद मैंने ये कहा था कि अब ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ये सिंपल सा क्वेश्चन कैसा बन गया, ऐसा बन गया। देखो ये तुम्हारी वाई एक्सिस हो गई। अब वाई का वैल्यू, वाई तो तुम्हारा ये है ना, लेकिन दिया तो तुम्हें ये एक्स है। तो अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें दूसरे मेथड से समझाऊं और ये लिखूं कि cos 60 इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
ये 90 है, ये हाइपोटेनियस है, तो y की वैल्यू कितनी बताओगे? h cos 30। तो ये जो हमारा y है, y ये कितना हो गया? h cos 30, लेकिन ओरिजिन से नीचे ये y कैसा है? नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे लिखना पड़ा माइनस। आ गया y। अब y जब यहाँ पे तुम्हारा बन गया, तो y डायरेक्शन के बाद अपनी, मुझे ये समझाने का मेरा मेन पर्पस था इस इक्वेशन के बारे में समझाना, प्लस का हाफ ए बाई टी स्क्वायर। एस वाई मतलब वाई, वाई का वैल्यू कितना? माइनस एच कॉस 30। यू वाई का वैल्यू कितना? अगर ये कंपोनेंट भी कॉस 30 है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? v साइन 30 इंटू टी, माइनस ए वाई का वैल्यू क्या पड़े हो? जी कॉस अल्फा, और ये टी स्क्वायर। टाइम का वैल्यू है हमारे पास। फिर मैंने कहा था कि माइनस एच कॉस 30 का वैल्यू √3/2 रख देना, और v साइन 30 होता है 1/2, और जहाँ t लिखा है वहां लिख देना √3/g, और ये माइनस का 1/2, और ये g यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का मतलब होगा 4/5, और जो टाइम है वो √3/g, इसको स्क्वायर कर देना। फिर जब सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू, अब जो भी समथिंग कल निकाला हो, मैंने कल यही बोला था, मैं इसको रिपीट करूंगा। समझ आया कि नहीं? अरे यार, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये ले, लड़ाई मत लड़, वो मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ। ये ले, ये देखो, ये नहीं, ये इसी से निकाला है। अच्छा, यहाँ से निकाला है, पूरा यहाँ से था ऐसा। ये ये एंगल कितना बचा था कल हमारा? 30। वाई डायरेक्शन देख, यहाँ से ऐसे। कल भी कराया था मैंने ये तुम्हें। तुम कंपोनेंट बना लेना इसका, यहाँ से, तब भी तो आ जाएगा। विवेक लिख रहा है, आई वॉज लीव माई क्लास ऑफ टुडे, सो प्लीज टेल दिस वीडियो अपलोड ऑन रेडियो। सर, अपलोड तो होना चाहिए, कब होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, 1-2 दिन लगते हैं। अगर रोज की रोज क्लास अपलोड कर दी जाएगी तो उसका नेगेटिव जानते हो, फिर क्लास में आएगा ही क्यों कोई? फिर तो सब वीडियो देखने लग जाएंगे। इसलिए 1-2 दिन बाद लगते हैं, तब तक तुम पिछड़ जाओगे। तो अगर पॉसिबल है तो लाइव में रहो। चलो खैर, छोड़ो उसको। जी की वैल्यू में आंसर है इसलिए पुट नहीं करी। अब ये हो सकता है कि कुछ वैल्यू मैंने इधर उधर गलत लिख दी हो कि कल, अब मुझे याद थोड़ी रहता है कि ये क्या आया। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बस वो बता दो। करने का तरीका आ गया ना, कल वाला जो रिपीट किया था। अंशु, आ गया ना समझ में कि इसमें चक्कर क्या है? इसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, मैं बेसिकली उस पर फोकस कर रहा हूँ। उसमें देखा होगा, यहाँ से फेंका, यहाँ गिरा। वो चैलेंज है तुम्हारे लिए करने के लिए। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन कोशिश तो करोगे। चलो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कल वाले में तुम खुद से करेक्शन करो, नोट कल भी हो गया था। अब इस चैप्टर का एक लास्ट है, छोटा सा टॉपिक है, मैं तुम्हें वो समझा दूं, फिर चैप्टर दी एंड करूं, है ना। कोई भी चीज तुम्हारी, तुमने देखा होगा, नहीं छोड़ी गई है। जितना सीट में दिया है उससे ज्यादा तुमने पढ़ा। रजिस्टर देख लो, तुम्हारा भर गया होगा। लेकिन अब ये केवल तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या परफॉर्मेंस दिखाते हो। तो एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अ, एक चित्र बच्चा है, कोई बोल रहा है कि अभी एच वाला समझ में नहीं आया, तो बेटा लास्ट चांस है तुम्हारे लिए। यहाँ पर ये एच था, चल ऐसे देख ले। ये ग्राउंड, ये एंगल तुम्हें 30 दिया था। ये यहाँ से देखो, क्वेश्चन में कल मैंने यहाँ 90 मेंशन किया होगा, ऐसे थोड़ा सा। तो यहाँ से आराम से देख लो, ये एंगल कितना बचेगा? 60 बचेगा। अब तुमने इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान लो। ये एक्स एक्सिस मैंने माना हुआ है इसके अलोंग, तो यहाँ पर ऐसे चले आओ आगे। ये लो, क्या ये डायरेक्शन तुम्हारी वाई एक्सिस की है? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो ये डायरेक्शन भी तो तुम्हारी वाई की होगी।
अगर जैसे यहाँ से ले लो तो यहाँ पे एक्स ले लो, बात तो एक ही है। एक्सिस का चॉइस तुम्हारे ऊपर है। अब ये बताओ, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, ये पूरा एंगल कितना है, ये यहाँ से देख लो, जितना यहाँ पे इंक्लाइंड होगा उतना ही तो होगा, तो अपने आप तुम्हें दिख जाएगा एंगल कहाँ कितना लेना। अब कर लोगे, जरूरी नहीं है कि दोनों मेथड से ही जाओ, ठीक है। चलो, ओके काव्या, थैंक यू, तेरा मैसेज मेरे काम का था। चलो, अब आ जाओ इलास्टिक कॉलिजन। इसी, अब कुछ चीजें तो मुझे सख्त करनी पड़ेगी ना यार, नहीं तो फिर हम लोग पूरे साल यही पढ़ते रहेंगे। इलास्टिक कॉलिजन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विथ ए वॉल। मैं इसमें तो ट्रिक नहीं बताऊंगा, सीधा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सीट में तो कई सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैं वो सब नहीं करने वाला। मैं एक तरीका बता देता हूँ। पहली चीज, इस बात का मतलब समझ लो। इलास्टिक का मतलब तुम्हें जल्दी समझ में आएगा एक एग्जांपल से, कि एक विवेक के पास एक कार है, और अंग्रेजों के टाइम की है, पुरानी कार लेके ऐसे जा रहा है ये, है ना, और उधर से एक मान लो कोई और आ रहा है, ये ये आया, ये आया ऐसे, और दोनों के बीच में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ, दोनों कारें आपस में लड़ गई। तो इसकी हेडलाइट टूट गई, इसके हेडलाइट टूट गई, सब कुछ हुआ। 2 मिनट बाद जब नितिन वहां देखने गया तो देखा दोनों कारें जैसी थी वैसी ही खड़ी हैं, दोनों ड्राइवर आपस में बातें कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ? नो। क्यों? अगर दो चीजें आपस में टकराएंगी तो कुछ नहीं होगा, तो यार आवाज तो आएगी ना, कम से कम एक धड़ाम से आवाज तो आई। तो आवाज आने में क्या इन दोनों की एनर्जी साउंड एनर्जी में खर्च हुई? यस। अगर दो दीवार पर तुम कोई भी चीज फेंक के मारोगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि बॉल की कोई एनर्जी बर्बाद ना हो? नहीं, नॉट इन प्रैक्टिस। अगर कोई चीज दीवार से टकराएगी तो कुछ नहीं होगा, आवाज तो आएगी। तो आवाज भी तो साउंड एनर्जी है। तो उस बॉल के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो दीवार में गई तो कुछ पार्ट साउंड में खर्च हुआ, कुछ पार्ट दीवार को वहां टच करके देखो, दीवार थोड़ी सी गर्म मिलेगी, थोड़ी हीट मिलेगी, तो कुछ हीट एनर्जी में भी गई। यानी रियल लाइफ में लॉस होता है। लेकिन लेकिन फिजिक्स में अगर कभी ऐसा दिखाई दे, इलास्टिक कॉलिजन वर्ड, वैसे तुम आगे पूरा चैप्टर है कॉलिजन का, अभी इतना समझ लो, अगर इलास्टिक वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये है, पर ये एक सपना है, पर तुम्हें मानना है। तो अगर इलास्टिक कॉलिजन लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो बॉडी आपस में टकराएंगी तो किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होगा। मतलब दिस इज एन आइडियल प्रैक्टिस, दिस इज नॉट ए रियल लाइफ। दूसरी चीज, ये तो एग्जांपल था, यहाँ पे अगर मैं नोट्स बनाऊं तो यहाँ क्या लिखूंगा, बस एक वर्ड लिख दूंगा केवल। इस बात का मीनिंग है नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, कोई लॉस नहीं होता। अब तुम्हें मैं इससे एक एक एग्जांपल में ये टॉपिक खत्म कर दूंगा, देखना एक ही एग्जांपल है, अब तुम लोग सब बड़े हो गए हो, समझ जाओगे चीजों को। देखो कैसे एक एक एग्जांपल में होगा। क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा तो मैं टीचर बना देता हूँ। मान ले कि यहाँ से तुमने एक बॉल को फेंका, कितने स्पीड से, 50 से। सुना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर एंगल कितना लिया, 37, जी का वैल्यू 10, और तुमने ये जानना चाहा कि यार ये अगर ऐसे जो पूरा रेंज है वो कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर अभी निकालता हूँ, 50 cos 37, और मैं पढ़ लिख गया हूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। बोलो बच्चा लोग, एक लाइन में तुम यही लिखोगे, एक्स का वैल्यू 0, आगे नहीं जाओगे रेंज निकालने के लिए। कुछ समझ आया ही मैंने इतनी जल्दी जल्दी में क्या तुम्हें पढ़ा पढ़ा दिया? उम्मीद करता हूं कि तुम ये चीजें पकड़ने लगोगे। यूएक्सटी लिख दिया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50 cos 37 होता है 4/5। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 30 होगा, sin 37 3/5 होता है।
यहाँ से आएगा 40 और यहाँ से यानी रेंज आई 240 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन तुम्हें मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, सोच के देख। अगर दीवार नहीं होती तो ये महाशय यहाँ गिरते, कितनी दूर गिरते? 240 पर। अब ये क्वेश्चन बनाया जाएगा, बीच में कौन आया? दीवार आई। दीवार थी कैसी? दीवार क्या करेगी? इलास्टिक कॉलिजन करेगी। अब देखना, एक बात बताओ, जब इलास्टिक कॉलिजन करेगी तो जब ये बॉल यहां से टकराएगी तो एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन वाला और एक कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन वाला, होगा कि नहीं टकराते टाइम? जब यहाँ इलास्टिक कॉलिजन है, किसी तरह का कोई लॉस ही नहीं है, तो जो बी एक्स इधर था जब उसके चेहरे पे थप्पड़ जैसा पड़ा तो वो इधर आ गया, पर लॉस कुछ भी नहीं हुआ, जितने से जा रहा था उतने से रिटर्न कर गया। और इस कंपोनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। फर्क किस पे पड़ा? टक्कर मारने वाले पे। तो यार ये इसको गुस्सा आया, ये ऐसे आया और यहाँ आके गिर गया, आगे जा ही नहीं सकता, बोलो गिरा पलट के। अब सोच, अगर क्वेश्चन बनाने वाला तुम्हें ये दे दे कि जब ये पलट के गिरता है तो यहां से ये ये यहाँ पे जाके गिरा, और अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि यार ये ना, ये कितनी दूर गिरेगा, तुम्हें ये सोचना है। तो उसके लिए तुम्हें जब भी क्वेश्चन बनाया जाएगा तो ध्यान रखना ये चीज तुम्हें दी जाएगी। यहाँ से यहाँ तक मान लो मैंने बोला कि जो दीवार है वो कितनी दूर है, 150 मीटर। अब बोलो, अगर ये दीवार नहीं होती तो ये कितना आगे जाता? 240। दीवार होने की वजह से कहाँ पे टकरा गया? 150। तो कितनी एनर्जी बची है इसको वापस आने की? अरे भाई 240 जाना था, 150 पे टक्कर हो गया, दोनों का गैप निकालो कितना है, क्या 90 मीटर है? तो अब इसके लॉस तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, तो जो 90 इसको आगे जाना था उतना 90 मीटर ये किधर आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। तो जब ये 90 पीछे आ गया तो ये देखो लॉजिक से भी आंसर आ रहा है, ये लो। अब इसमें क्या पूछेंगे, ये वाला पत्थर दीवार से कितनी दूर गिरा? अरे भाई 90 मीटर गिरा। तो फिर जहां से फेंका था वहां से कितनी दूर गिरा? बताओ, 150 टोटल है, 90 इधर बचा कितना, 60। बताओ, इसको कुछ और पढ़ाने की जरूरत थी क्या? इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट, नो थ्योरी, उसमें बड़ा लंबा लंबा डायग्राम बना हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा, तुम लोग मुझे आंसर दे दोगे, खत्म। अभी कराता हूँ, ये मैंने तुम्हें जो समझाया है समझ में आया सबके? लॉजिक से समझने की कोशिश करो, जितना आगे जाना था उतना पीछे लौट आएगा, पर वो जाएगा उतना ही, क्योंकि लॉस टकराने पे वही नहीं। यही तो मेन चीज है। हाँ लिख लो अच्छे से। और इसके क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे कॉलिजन चैप्टर जब पढ़ोगे ना, तो वहां पे आएगा इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन, आएंगे आगे। और फिलहाल इलास्टिक सेंटर ऑफ मास में पढ़ोगे उसको। कोई बात नहीं सर्वेश, ओके। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा उसी पॉइंट पर, अगर जब टकरा रही थी उस समय अगर उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 50 था, तो थप्पड़ खाने के बाद जब वापस आई तो 50 से ही वापस आएगी। अगर टकराते टाइम 10 था तो 10 पे आएगी। लेकिन जो कंपोनेंट दीवार से परपेंडिकुलर भिड़ेगा, यानी जिसको बोलते हैं एक्स, उसको थप्पड़ पड़ेगी वापस, वाई तो मजे लेगा, वो तो जैसा था वैसे ही वापस आ गया। और जिस पॉइंट पर कोलाइड करेगा वही उसका मैक्सिमम हाइट होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और जरूरत भी नहीं है तुम्हें वो सब सोचने की, रेंज पर होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देते हैं और तुम लोग मुझे बताएंगे आंसर। ठीक है बच्चा लोग, रेडी?
हाँ ऊपर लग रहा था, लेकिन नीचे भी तो लगता है। ऊपर जो dy होता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर उस समय मान लो u sin थीटा माइनस gt से तुमने 20 निकाला ना वो काव्या, तो वापस आने में वो 20 ही होगा, यानी सीधा सीधा रिवर्स मार जाएगा पीछे। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ, अब मुंडी क्वेश्चन कराते हैं जिसमें कुछ नहीं करना है, केवल तुम्हें बिना पेन कॉपी चलाए सोचना है, ठीक है। आएगा कैसे वो देखो। एक दीवार, और दीवार यहाँ पर है 40 मीटर पर, ठीक। यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, एंगल है 45, और ये लिखा होगा कि यहाँ पर जो कॉलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। तो पूछा जाएगा फाइंड डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन विथ वॉल। मारिए जल्दी से आंसर इसका। तुम्हें कितना मामूली क्वेश्चन नजर आ रहा होगा ये। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, हम लोग रेंज के बारे में सोचेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर कितना। एक काम करो, कैलकुलेशन, ये एंगल मैंने 45 दे दिया, तो मैं आसान कर देता हूँ, रुक जा बच्चों। 50√2 मीटर पर सेकंड कर दे, कैलकुलेशन में क्यों लड़ाई लड़ोगे, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20, तो रेंज कितनी होगी 20 और इंटू टी। अब यहाँ पर तुम्हें टाइम की वैल्यू और चाहिए, तो टाइम कैसे निकालोगे। ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 10। अब तो मजे आने लगे हैं इन सब चीजों में। 4 सेकेंड, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 4, रेंज कितनी आई 80 मीटर। ये महोदय जाना चाहते थे यहाँ पर, बीच में पड़ गई दीवार। दीवार थी कितनी दूर, ओहो हो 40 मीटर दूर थी। जाना कितना था 80, वापस आया तो बढ़िया, ये घर पे भी खेलते रहे तो कैच हो गया। कैच हुआ कि नहीं। बाय द वे डेटा ऐसा बन गया कि जिसने फेंकी, अगर मान लो इस क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाता कि दीवार पर मारता है, खड़े खड़े खुद कैच कर लेता है, ऐसे ही कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ, ये पूछा मैंने क्या था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर गिरेगी, 0, शून्य। और वॉल से कितनी दूर गिरेगी 40 मीटर। क्या वही कैच कर लेगा जिसने फेंकी थी। अरे लो यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हो गया भाई। बहुत दिनों के बाद मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश। हाँ जी, अब तुम्हारे डाउट पे आते हैं, और इसके डाउट करते रहना, जिसको जहाँ पे मतलब डाउट तुम लोगों ने खैर बहुत बेतहासा पूछे हैं। अब सर्वे सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, तो सीट पे कर लो। तुम्हें क्या लग रहा है कि सब सर ही पढ़ा देंगे, IIT साथ चलेंगे तुम्हारे, हैं। कॉम्प्रिहेंशन टू प्रोजेक्टाइल वाला अभी तो मैंने बोला है कि ट्राई करना, उसको थोड़ा टाइम लगाना, बाद में बताऊंगा। उसी क्वेश्चन के लिए इतना प्रोजेक्टाइल तुम्हें पढ़ाया गया जबरदस्त, तो शुरू हो गए तुरंत पूछना। तो एक नालायक ये है, ये 2-4 क्वेश्चन कहीं से उतार के ले आता है और सिर्फ चैट पे टाइप करता रहता है। उनको टेबल नहीं आती होगी यहाँ पे। क्वेश्चन हो सकता है सही हो, पूछना चाह रहा हूँ, पर इंटेंशन गलत है। ठीक।
तगड़ा क्वेश्चन दिखाएंगे, बोलेंगे ये वहां पढ़ लिया। बेटा जितनी तुम्हारी एज है उससे ज्यादा पढ़ाते हो गया है, मालूम है कौन की बुक में क्या छपा हुआ है। ये बदमाशी मत कर, चुपचाप पढ़ाई कर यहाँ। देखो तुम्हारे सीट में जो क्वेश्चंस दिए हुए थे ना, जिसमें तुम्हें दिक्कत आई, अब पढ़ने का तरीका सुनो, जरा सुनो टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ते हैं। पहली बात ये है कि जब शुरू शुरू में बच्चे आते हैं तो नंबर सबके कम आते हैं, चाहे वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे भी पूछना, वो भी अपना तकलीफ बता देंगे। बच्चों के पूरे करियर में सबसे खराब नंबर 11th हाफ ईयरली एग्जाम में आते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक, क्योंकि 10th के बाद जब 11th में एक्सपोजर होता है तो क्रिटिकल चेंजेस आते हैं सिलेबस में। इतने में वो पूरी साइंस पढ़ते हैं, उतने में रेक्टिलिनियर में कॉपी हो जाती है। तो अब सोच के देखो इतना टाइम पड़ता है, तो नंबर अगर अभी कम आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। धीमे धीमे ये नंबर बढ़ेंगे। कुछ लोगों के बहुत अच्छे आ रहे हैं तो तुम्हें ये लग रहा होगा उनके बहुत बढ़िया आ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, दो बच्चों के नंबर अच्छे माने जा सकते हैं। जैसे कोई एनटीएससी तैयारी शुरू से कर रहा है क्लास 6-7 से, तो एनटीएससी में जाने वाला ही है तो उसके नंबर थोड़े अच्छे आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी तरह का ही बच्चा है जो एनटीएससी या पहले से कोई कोर्स नहीं किया और उसके अच्छे आ रहे हैं, तो तुम्हें पता है ना कि घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। ठीक, ये भी एक रीजन है नंबर आने का। तो नंबर धीमे धीमे बढ़ेंगे। एक तो ये, दूसरी चीज, सीट जो अपनी होती है, रिवीजन का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब टेस्ट पेपर आता है तो मुझे रिवीजन कैसे करना चाहिए। जैसे मान लो ये एक्सरसाइज 1 है, ठीक, और यहाँ पे ऐसे 1 2 3 ऐसे मान लो 20 क्वेश्चन दिए हुए थे। बहुत आसान तरीका है। तुमने जब पहली बार किया 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 पे तुम्हारा डाउट आया, तुमने क्रॉस कर दिया। ठीक, ऐसे ही मान लो तुम चलते गए क्वेश्चन नंबर 22 पे डाउट आया, तुमने इसको क्रॉस कर दिया। अब ये क्रॉस तुम्हारा लगा हुआ है, फिर तुमने क्लास में पूछा या खुद से करा। कोशिश करो कि ये हम किसी से नहीं पूछेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे। इसको क्रॉस करो। मान लो जब तुम्हें 2-3 दिन बाद नहीं आया, तुम्हें लगा यार अब कोई तरीका बचा नहीं है, मैं इसको अपने रिसोर्सेज लगाओ, बुक पढ़ो, सीट पढ़ो, अपने पूरे सोर्सेज लगा डालो। जब तुम्हें लगा कि यार मैं इसको नहीं कर पाया, फिर ये बना तुम्हारा डाउट, स्कूल की टेंडेंसी दिमाग से निकाल दो कि तुरंत तुम्हें बता दिया जाएगा। अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा ना तो मेरे से खराब टीचर कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर फिर क्या एक चीज आ जाएगी कि कोई बता देगा, तो वो चीज कभी डेवलप नहीं होगी जो आईआईटीएम के अंदर डेवलप होनी है। आज तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के स्किल्स डेवलप करने हैं, कल तुम कोई नई कंपनी नया सॉफ्टवेयर बनाओगे तो खुद ही डेवलप करोगे ना, या किसी का कॉपी मारोगे, चोर बनोगे मार्केट में। इसका कॉपी उसका कॉपी मेरा बना दिया, हाँ अपने नाम पे रजिस्टर करा दिया। तो आज ही आदत डालो कि मुझे ना नया डेवलप करना है। तो वो चीज तुम्हें तब आएगी जब तुम डाउट को पूछना कम करोगे। डाउट कहाँ पे पूछा जाता है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा हो तो उसमें इफ एंड बट करके पूछो। शुरू में एग्जाम्पल आ रहा है तो उसमें पूछो। अब ये मान लो तुमने किसी से पूछ लिया, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया, ये पूछा ये सॉल्व हो गया। अब मान लो ऐसे ही करते करते ना तुम 5th चैप्टर पर आ गए। अब यहाँ पे टेस्ट आने वाला है जिसमें चैप्टर 1 भी आएगा और चैप्टर 5th भी आएगा। तो क्या सर मैं पूरे नोट्स पढ़ डालूं, क्या मैं पूरा चैप्टर पढ़ूं, इतने मोटे मोटे रजिस्टर जो आप लोगों ने भरवाए हुए हैं? नहीं, अपनी सीट खोलो। जब पहली बार पढ़ते समय तुम्हें डाउट आया था, और एक चीज और याद रखना, सीट का जब क्वेश्चन बन जाए तो उसके ऑप्शन पे टिक कभी मत मार देना। टिक मारना सबसे गंदी आदत है, क्योंकि जब तुम दोबारा करोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने टिक पर पहले जाएगा, वो तुम्हें कमजोर बनाएगा। सीट को करो और उसमें सिर्फ एक काम करो, हो गया तो क्वेश्चन में टिक, नहीं हुआ तो क्रॉस। तो मान लो इस एक्सरसाइज 1 में टोटल 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम्हें पहली बार नहीं आए थे। अब तुम दोबारा करते चले तो तुम पूरी सीट खोलोगे, तुम्हें सीट में क्वेश्चन दिए हैं 40। क्या ये 40 करने की जरूरत है? नहीं, तुम्हें सिर्फ ये 8 करने की जरूरत है जो तुम्हारा पहली बार डाउट आया था। अब तुमने जब दोबारा किया, तुम एक बार पूछ चुके थे, तो ये 8 करने के बाद हो सकता है इसमें से 6 तुम्हारे बन जाए, 2 फिर रह जाएंगे। जब 2 रह जाए तो उनको 2 को डबल क्रॉस कर दो और फिर सोल्यूशन देख के आगे बढ़ जाओ। तीसरी बार जब टेस्ट होगा तो इस एक्सरसाइज से तुम्हें कितना पढ़ना होगा? 2 क्वेश्चन। अब उन 2 को बिना देखे करो, अगर वो दोनों निकल गए
चैप्टर तैयार। समझ रहे हो ना, ये तरीका होता है रिवीजन का, इसलिए तुम्हें सीट दी जाती है। तो हर सीट पे अपने ये करो, और एक चीज की कसम खा लो कि जब मुझे लगेगा कि अब दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, तब मैं पूछूंगा। और मैं देख रहा हूँ इस बैच में क्या आदत हुई, एक क्वेश्चन में अच्छे बच्चों को जरा से एक लाइन बोल दी जाती है, पूरा निकाल, वर्ड वाला रजिस्टर बनाना है क्या। अब टीचर कैसे बेकार कर देते हैं, दो तरह की टीचिंग होती है, साफ समझो ध्यान से। एक होती है कन्वेंशनल, एक होती है प्लीजेंट, और एक होती है हार्ड टीचिंग। कन्वेंशनल क्या है, तुम्हें 10 क्वेश्चन दिए, 4 तुम्हें आए, 4 मेरे से पूछे, मैंने बता दिए, तुम भी खुश हम भी खुश, सर कैसा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक। दूसरी, तुम्हें कोई नाराजगी ना हो, हम उसी साइड से चलते जाए, मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो ना लगाए तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारा लॉस है। तीसरी ये होती है कि बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये नहीं बताया सब, मुझे वो नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा है, आई डोंट केयर, चलते रहो। क्यों? क्योंकि अगर कोई, एक सिंपल एग्जांपल है, तुम्हें कहीं जाना है, कार में बिठा दिया जाए और ड्राइवर लेके जाए, 10 साल वहीं जाते रहना, तुम्हें रोडें पता नहीं चलेंगी। और एक वो बच्चा जो पैदल घर से स्कूल जाता है, उसे हर शॉर्टकट पता होगा। क्यों? उसे पैदल चलना है, उसे टाइम बचाना है, तो वो हर रोज एक नया रास्ता ढूंढेगा कि आज मैं इस गली से निकलूं, हो सकता है सामने से निकल जाऊं, क्योंकि उसे खुद चलना है। और जो ड्राइवर लेके जा रहा है, उसके पीछे बैठा हुआ बच्चा मोबाइल चला रहा होगा, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं होगा। वो बगल में देखेगा भी नहीं कि कौन से रास्ते से आया और कौन कहाँ पे टर्न लिया, कहाँ पे चला गया। तो इसलिए अगर वास्तव में अप्रोच बनानी है, तो ये है रिवीजन का तरीका। नहीं सोचो, जब 20 चैप्टर तुम पढ़ लोगे 11th और 12th के, फिर एडवांस का पेपर आएगा, तो इन 20 चैप्टर को रिवाइज करने की दम किसी में नहीं है। वहां दो चीजें काम आएंगी, थ्योरी के लिए शॉर्ट नोट्स, और क्वेश्चंस के लिए वो क्रॉस जो हमने कभी मारे थे पीछे। जो सिंपल सी बात है, जब तुमने पहली बार सॉल्व किया बिना किसी हेल्प के हुआ, तो इसका मतलब वो तुम्हें आता है। जो नहीं आया वही तो रिवाइज करना है ना, जो आया उसको क्यों रिवाइज करना है। अगर तुम्हें साइन थीटा 1/2 30 का वैल्यू 1/2 है, मैं बोलूँ उसको याद करो, तो मेरी बात मान के रट रहे हो, साइन 30 1/2 क्यों, वो तो पता है। ऐसे ये इसलिए समझाना जरूरी था कि तुम्हारे बैच में जैसे ही शुरू होता 1 अप 2 अप 3, मान लो तुमने इजी से इजी क्वेश्चन मेरे से डाउट में पूछा, मैंने एज ए टीचर तुम्हें बता भी दिया, इससे क्या हुआ, क्या मिला तुम्हें? तुमने अपनी कॉपी पे लिख दिया उसका सोल्यूशन, काम खत्म। क्या तुम्हें रजिस्टर बना के मार्केट में बेचना है, आने वाली पीढ़ी के लिए सोल्यूशन देना है कि भाई जब तुम्हारे नाती पंती आएंगे कि बाबा मेरे रेडियो की सीट का सोल्यूशन बना के पढ़ लेंगे, ये पर्पज है। 43 ईयर में जो एडवांस में क्वेश्चन आया, क्या कभी रिपीट हुआ है? कुछ बच्चे क्लास में कभी कोई पूछते हैं सर ऐसा वाला क्वेश्चन आपने कराया, क्या ऐसा कभी आया है? तो मैं पलट के पूछता हूँ, जो 43 ईयर तक आया, क्या उसमें से कोई दोबारा आया है? तो इसलिए जितने कॉन्सेप्ट फिजिक्स में सारे पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से कोई 50 आएंगे। हजारों पढ़ोगे, कोई 50 आएंगे। कौन से 50 आएंगे कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी आदतें सुधारो, डाउट में थोड़ा सा, ये नहीं कि बस आज करना है तो कल ही पूछ लिया, परसों पूछ लिया। इसलिए आगे वाले चैप्टर से एक्सरसाइज 2 क्लास में डिस्कस, 1 खुद से करो, होमवर्क मिलेगा, जब परेशान हो जाओगे तो बताऊंगा, ऐसे नहीं। 2 और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, समझ गए ना। और सारी चीजें अभी तुम्हें नहीं आएंगी, अगर तुम्हें 60% भी आ रहा है तो अच्छा आ रहा है। आईआईटी का सिलेक्शन 50-60% पे होता है, तो उसी तरह क्वेश्चंस भी बनेंगे। तुम चाहोगे पूरी सीट करते चले जाओ, दे देना, 100% नॉट पॉसिबल, 11th में तो बिल्कुल नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में। और ज्यादा होगा तो बच्चे शुरू हो जाएंगे, इसमें कितना आता है उसमें कितना आता है, ये बोर्ड नहीं है। बिना काइनेमेटिक्स के फिजिक्स को छू भी नहीं पाओगे, पढ़ना तो बहुत दूर है। वेक्टर तो कोर्स में नहीं है एडवांस के, तो क्यों पढ़ाया गया है? सोच के देखो, क्या बिना वेक्टर के तुम्हारी दम है फिजिक्स पढ़ने की? कंपोनेंट बना पाओगे? बिना मैथमेटिकल टूल कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। वही रोल है काइनेमेटिक्स का, बिना काइनेमेटिक्स के फिजिक्स को इमेजिन नहीं कर सकते। चलो बहुत बातें हो गई, अब एक्सरसाइज 3, सबसे पहले पार्ट 1, वहां से शुरुआत। उसमें बताओ, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं निकाल लूं जरा। पार्ट 1 में पूरी छूट रहेगी क्योंकि एडवांस का है वो। सबसे पहले 3, फिर 2 के तरफ जाएंगे। निकाल लूं जरा, मेरा भी पहुंच ही रहा हूँ वहां पे।
पहला क्वेश्चन बताओ कौन सा पहला क्या है, ब्लॉक और मूविंग एक सीट हमारी नई वाली सीट के साथ मैच करना चाहिए। तो ऐसी मेरी वाली सीट से कभी कभी एक आध साल सीरियल बदल देते हैं ना। फिर चौरसिया कोई बात नहीं, अगर 20-30 एक घंटे में भी बनता है कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम की कोई जल्दी नहीं है। जब 12th में आएगा फुल सिलेबस टेस्ट तब मैनेजमेंट होगा टाइम का, अभी आंसर निकालो। पहला क्वेश्चन था इसमें अच्छा एक क्लिप वाला है। इसी से बना था कि सब सब ऐसे ही आगे पीछे हिम्मत हार के? अच्छा सिर्फ तीन नहीं बना, सिर्फ तीन नहीं बना, सिर्फ तीन नहीं बना, गुड। वन किससे किससे बना? हम्म, अच्छा तो सबसे पहले, यानी मुझे जहां तक लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चों का डाउट है, क्यों मैं सही हूँ? और क्वेश्चन नंबर 2 बन गया था सबसे, तो जाओ आ रहा हूँ, 2 बन गया था 2। अच्छा 2 नहीं बना था, तो वन काफी लोग मतलब 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से वन पूछने वाले कम लोग हैं, लेकिन थर्ड सभी ने पूछा है और 250% ने पूछा है, ये रेशियो आ रहा है। सही है ना? तो एक काम करो, वन क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने टेलीग्राम ग्रुप, कोई जो पहले डाल देगा सारे बच्चे नहीं डालेंगे, अगर उसका मेथड सेम होगा तो नहीं डालोगे, अलग होगा तो डालोगे, अच्छी राइटिंग में लिख के डालोगे पूरा डिटेल में। ठीक। और नहीं तो फिर अगर मुझे लगेगा कि इससे बच्चे समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो मैं बताऊंगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, पानी पी के बताता हूँ। थर्ड नंबर बहुत बढ़िया है, ये एडवांस का 2019 और सेकंड भी बताऊंगा। पहले सेकंड की बात करते हैं, ठीक? पढ़ो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो पहले। A ball is projected from ground at an angle 45 with the horizontal surface, ठीक? मैक्सिमम हाइट 120 मीटर दिया हुआ है, गुड। रिटर्न टू द ग्राउंड, वापस आई। अपॉन हिटिंग ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार टकराई, इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी का आधा हिस्सा लूज कर गई, ठीक? Immediate after the bounce, the velocity of the ball makes an angle 30 with the horizontal, ये जरूर देखा करो horizontal है या vertical है। The maximum height it reaches after the bounce in meter is, ये 2018 का क्वेश्चन है तुम्हारा। अच्छा तो इसमें देखो, अब मैं तुम्हें करके बताता हूँ। ये चलो कहानी थी, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, तो क्या दिक्कत है यार, जो कहा वो कर लो। ऐसा हो रहा है कि नहीं? मैं डेटा लिख रहा हूँ। 30 और वी
वी वाई वी एक्स। डायग्राम से समझ आ रहा है कुछ? ऐसे ही कुछ बोला गया है इसमें? अच्छा चलो भाई, अब बताओ इसमें पहले अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ। K1 कितनी थी, कोई भी ले लो। पहले तो एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं यार यहाँ से। 120 इक्वल, ये सही है? जो मुझे पहली चीज दिखाई दी जल्दी से, ये सही है? इससे हेल्प क्या मिलेगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसका स्क्वायर करोगे 1/2, 120। तो यहां से इसको यहीं लिखा छोड़ दो भी काम आएगा। 4g ना 120, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 120, इसको तो यहीं छोड़ दिया हमने। अब सोचो, एक और हिंट है इसमें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाफ एम यू स्क्वायर, है ना? यहां से तुम्हें जो हिंट दिए गए हैं पहले उनको सबको इकट्ठा करो। दिया है कि नहीं? लो, मैंने तुम्हारा पूरा तरीका बनाया, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, तीनों चीजें गिवन है कि नहीं? लेकिन इससे फायदा क्या हुआ है सर ये करने से? एक मिनट, सॉरी, क्या लिख दिया? 1/√3 किसके इक्वल? तो वी वाई किसके इक्वल? या अगर मैं ऐसे लिखूं तो बात तो एक ही है। ये भी हमें दिया हुआ है कि नहीं? अब यहाँ बीच में देखिए क्वेश्चन की कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। देखो ये जो कुछ किया गया, क्या ये सारी चीजें गिवन थी? बोलो यस और नो। क्या ये डेटा हमें अवेलेबल है पूरा? मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ अभी बिना ये सोचे कि क्या बताना है, जो दिया था उसके साथ एंजॉय किया, हो गया यहाँ तक। अच्छा, हाइट वाइट का यूज कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जरा बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल ये बताओ, कल समझाया था, ये स्पीड होती है कि नहीं? v क्या होती है? प्रोजेक्शन स्पीड। और काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड अपॉन ओनली स्पीड, नॉट काइनेटिक और नॉट वेलोसिटी, ओनली स्पीड। तो यहाँ पर देखो मैंने यू स्क्वायर लिखा, वो कौन सा यू था जिससे फेंका गया? यहाँ पर ये v 1/2 mv² लिखोगे कि नहीं? अब बताओ ये वैल्यू कहाँ से लाओगे? तो v की वैल्यू कहाँ से लाओगे? तो v की वैल्यू निकालने का एक ही तरीका होता है कि vx² और vy² मैग्नीट्यूड लेते हैं कि नहीं? अच्छा, तो क्या तुम्हें यहाँ पे सारा वैल्यू पता है? देखो, 1/2 m, vx कितना है? √3y, और इसका स्क्वायर करो। और ये ध्यान रखना इसका भी स्क्वायर है, ये देखो v² दिया हुआ है, ये तो अंदर तो केवल अंडर रूट लगाओ, लगाना ही नहीं पड़ेगा वैसे देखा जाए। चलो एक बार लग गया, कोई बात नहीं, तो एक बार स्क्वायर और लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 m, अंदर कितना होगा? 3b/², और ये क्या हुए? b/², कितना बना? b और एक 4, 4 से कट जाएंगे तो 2 m b। क्या मैंने यहाँ तक कुछ गलत किया है? बोलो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने में यहाँ तक कुछ गड़बड़ हुआ है? अगर किसी को लग रहा है तो बताओ, है कोई विद्वान? क्या हुआ, चैट पे कोई सन्नाटा आ रहा है एकदम? अच्छा, चलो,
बड़ा मजा आया, बहुत ध्यान से देख रहे थे कि मेरा कोई गलती ना कर दी जाए वो। श्रेयांश, तुम्हारे फेक आईडी का कोई बच्चा आया है क्या? तो तुम्ही ने पूछा है ये? अच्छा, तब ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर। अभी जो चल रहा है उस पर आओ पहले, बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ये तू आ गया, अब बताओ तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें क्या डेटा दिया हुआ है, ऊपर देखो। उसने क्या ऐसा बोला है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आधी हो जाती है? एक्चुअली ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी एंड पावर का था, समझे? कोई बात नहीं, तुम यहाँ भी कर सकते हो। चलो, अब निकाल पाओगे? कितने बच्चे इतना करने के बाद कोशिश करेंगे बताओ, या इसके बाद? अभी करोगे या बाद में करोगे? तो अभी कर लो, अभी कर लो, ज्यादा अच्छा है। वैसे तो तुमसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी अभी करो, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं आएगा तो मैं तुरंत बता भी दूंगा। 1 मिनट का टाइम कितना दूं, 90 सेकेंड? चलो 1 मिनट दिया, हो जाओ शुरू। टाइम ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों के आंसर आने भी लग गए, गुड। श्रेयांश, जो तुम पूछना चाह रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। पूरे प्रोजेक्टाइल में मैंने तुम्हें कहीं डिस्टेंस निकलवाई क्या? बताओ, कहीं डिस्टेंस निकलवाई क्या? नहीं। तुमने कहीं क्वेश्चन देखा अपनी सीट में कहीं पर डीपीपी में जहाँ डिस्टेंस पूछी गई हो? जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बता, आंसर करते जाओ। कहीं देखा? नहीं देखा ना? क्यों नहीं देखा? इसका मतलब है कोई रीजन होगा करने के लिए। वैसे तुम निकालने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे निकालोगे। जो वेलोसिटी वेक्टर बनाओगे ना, जैसे जहां पे टकराए या कहीं पर भी तुम पकड़ लो, तो वी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप होता है ना वेलोसिटी वेक्टर। जहां पे वी एक्स की जगह लिख दिया जाता है यू एक्स आई कैप, और वी वाई की जगह लिखा जाता है यू वाई माइनस ए वाई टी जे कैप। ऐसे ही करते हो ना? इसका मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालो? अंडर रूट जो भी है उसका मैग्नीट्यूड निकालो। और उस मैग्नीट्यूड को निकालने के बाद उसमें लिमिट लगाओ, जीरो से उस टाइम की जब उसका वेलोसिटी जीरो हुआ, यानी जब वो टॉप पर पहुंचा। और अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो जीरो से टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में इंटीग्रेट कर दो। और अगर टर्निंग पॉइंट हुआ है तो पहले जीरो से उस टाइम का जहां पर वेलोसिटी जीरो हुई, फिर जहां से जीरो हुई वहां तक गया, उसके बीच में दोनों को ऐड करो, डिस्टेंस आ जाती है। पर अभी यहाँ तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बताएगा। ठीक। ये दो चार इधर उधर की किताबें पढ़ने से दिमाग चलने लग जाता है। डिस्टेंस निकालने के लिए एक्चुअल पाथ का पता होना कंपलसरी है। और प्रोजेक्टाइल में जो एक्चुअल पाथ यहाँ से लिया जाता है वो टोटली हाइपोथेटिकल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हवा ना चले। ठीक।
चला गया। ये आंसर आया सबका? कोई ऐसा तो नहीं है जिसका ना आया हो? अच्छा, फिर भी कुछ ऐसे दुखी आत्मा हो सकते हैं जिनका ना आया हो, उनके लिए एक और चांस। ये लो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या दी हुई है? हाफ ऑफ इनिशियल कटा मास से मास गया। वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? अंडर रूट नहीं लगाएंगे। इसको स्क्वायर करेंगे टोटल सॉल्व करने के बाद। 4b/स्क्वायर कितना आएगा? तो बताओ यहां से b/स्क्वायर कितना हुआ? ऐसा हुआ u²/8। अब तुम्हारे पास देखो हाइट निकालने का एक फॉर्मूला रखा हुआ है। h इक्वल लास्ट वाले में हाइट जब निकालोगे तो बोलो क्या ये वाला कंपोनेंट लोगे? हाँ, बस इतना ही सोचना था तुम्हें। u/2/2g। u²/2g ये वाला। और u बाई की ये सॉरी इसके लिए u, ये जो b बाई है उसके लिए u बाई है, और ये दोनों रिलेशन तुम्हें यहाँ दिए हैं u²/8। इस u बाई हटा के इसकी जगह क्या रख दोगे? u²/8, तो ये बन जाएगा लास्ट में u²/16g। ये आएगा square/16g। बस। ठीक। और u²/4g का वैल्यू तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है? 120। वो उसमें डालोगे, 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो 120 डिवाइड बाई 4 30 आ जाएगा। चलो छोड़ो। हाँ जी, श्रेयांश पर आता हूँ जरा मैं। ये बच्चे ना कुछ श्रेयांश चैट पर आ जाए जरा। आ गया? हाँ, अब आ जाएगा सबको। कैलकुलेशन बची है केवल। हाँ, चलो जरा श्रेयांश का डाउट एक खत्म कर दें। मुझे लगा फर्जी बच्चा है इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया था। श्रेयांश, डिस्टेंस जब भी निकालना हो ना प्रोजेक्टाइल में कहीं भी, वैसे क्वेश्चन तो अभी नहीं होंगे तुम्हारे सीट में, पर क्या होता है ना मार्केट में थोड़ा बच्चों को अटेंड करने के लिए किताबें इधर उधर का दिमाग चलाती रहती हैं, उसी में तुम दो दो चार चार लाइनें पढ़ते रहते हो। वो सुन, मैं तुम्हें उसकी क्लैरिटी दे दूं, अगर कभी तुमसे कोई पूछे तो तुम उसको ये बताना कि अगर ये करने का नंबर आए तो कैसे करोगे। ये देखो, मान लो इस जगह पर तुम आ गए, ठीक, कहीं भी प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पर अगर ये वेलोसिटी पूछी जाएगी और अगर ये थीटा एंगल से फेंका जाएगा तो u cos थीटा आई कैप और u sin थीटा माइनस जी टी और जे कैप, ये बनेगी उस पॉइंट की वेलोसिटी। ठीक। हो सकता है कि ये किसी पोजीशन पे पूछी जाए, तो पोजीशन के लिए होगा u cos थीटा आई कैप और यहाँ पर होगा u² साइन स्क्वायर थीटा -2g/h और जे कैप। ये दो तरीके से आएगी। जब भी तुम्हें डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस निकालने का मेथड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और dt, और जो भी तुम्हें टाइम लिमिट दी जाए, ये है प्रोसेस। तो इसका मैग्नीट्यूड और उसका इंटीग्रेशन टाइम के साथ ये डिस्टेंस देगा, पर हमें नहीं करना है। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कभी आया हो या सीट में कहीं दिखे तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और फालतू टाइम अभी पास है नहीं। चलो, अब आ जाओ ये नंबर 4 पर।
ये टफ नहीं है, बल्कि एक मजेदार क्वेश्चन आया था एडवांस का, वो करके बताता हूँ। और ये जो डिस्टेंस डिस्टेंस लिखा है, इसको बच्चों लिखने की जरूरत तुम्हें नहीं है, ये श्रेयांश का था, कल से लिख रहा था मैंने, इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा कि आ गया होगा कोई ऐसे विद्वान फालतू का, है ना। देखो ये जो प्रॉब्लम दी गई ना, एक बॉल है, तो बड़े इंटरेस्टिंग वे में चलती है, देखना ऐसे, और देखना टफ बिल्कुल भी नहीं है, अगर टफ लगा है तो तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम आसान है। यहां से एक बार ऐसे गई, आगे सोचो ही मत, यू थीटा, ठीक, और फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और ये ऐसे जाती जा रही है। इसमें इसने ये कहा कि जब ये पहली बार गिर के ऊपर उठी, यहां से फेंकी गई यू नॉट से, और जब ये यहाँ से जा रही है तो जमीन पे टकराने की वजह से इसमें कुछ लॉसेस हुए, और वो लॉस हुए यू नॉट बाई एल्फा। दोबारा इसने फिर अपनी तरफ से दिया, कहा जब यहाँ पे दोबारा लॉस हुआ तो वो हुआ एल्फा स्क्वायर का, और उसके बाद फिर लॉस हुआ यू नॉट बाई कितना लिखा है, एल्फा पावर एन का। और एंगल देखो सभी में सेम रहा, ये इंटरेस्टिंग चीज है, एंगल सभी का सेम है। अब ये देखो, फिर इसमें कहा गया, हाँ ठीक है, तो V1 हो जाता है टकराने के बाद उसी एंगल से यू नॉट बाई, अच्छा कहीं ए लिखा है कहीं अल्फा लिखा है, वो मिसप्रिंट हो सकता है सीट में, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, और कहीं ए लिख दिया है कहीं अल्फा लिख दिया है, और बहुत लॉन्ग टाइम तक ये मोशन चलता रहता है, इतने लॉन्ग इंटरवल के लिए जो बॉल का एवरेज स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड 0.8 V1 पता चलता है, तो बताइए अल्फा और ए का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड का रेक्टिलिनियर मोशन में मैंने एक चीज बताई थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही था अपना बेसिक। डिस्टेंस को प्रोजेक्टाइल, सॉरी, ये डी और टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं ले रहा हूँ, एवरेज स्पीड पे जब हम आएंगे तो ये कहाँ से चला और कहाँ पे गिरा, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं पहले से। एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं रेंज को ले लूंगा एक्स के अलोंग, है ना, तो R1 पहले में चलेगा, R2 मान लो ये देखिए, R1, R2, R3 करते चले जाओ, और मान लो ये ऐसे nth टर्म तक गया। अब आ जाओ टाइम कितना लगा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ऐसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट, हो गया ना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा रेंज का फॉर्मूला याद करो, क्या पढ़ाया गया था, 2u(x1), x1 मीन पहला, डिवाइड किससे करेंगे, जी से, R2 के लिए लिखो, मेरे ख्याल से आगे लिखना टाइम की बर्बादी है, तुम समझ गए होगे। ये रेंज का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, डिवाइड बाई, अब टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो, 2u1/जी, 2u/2/जी, चलते रहिए चलते रहिए, लो यहां तक आ गए। अगर ध्यान से तुम देखो तो इसमें जी, 2/जी को कॉमन लेके काटा जा सकता है, कहीं भी देख लो, 2/जी, 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 अगले टर्म में ये आने वाले नहीं, इनका काम तो खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, जो ux1 का वैल्यू होगा, अगर मैं थीटा से इसको ऊपर जगह कम पड़ रही है, थोड़ा लिख ले जल्दी से, तो ऊपर यहाँ पर एक चीज तो समझी गए होगा, ये क्या होगा, u1 cos थीटा
और u1 साइन थीटा, u1 का वैल्यू u0 है, ये ध्यान रखना। इसी टाइप से यहाँ पर कंपोनेंट बनेंगे, इसी टाइप से यहाँ कंपोनेंट बनेंगे। वेलोसिटीज ऊपर लिखी हुई है यहाँ का। अगर मैं लास्ट वाले का कंपोनेंट बनाऊं तो बोलो क्या बनाऊंगा, u0 डिवाइड बाई अल्फा पावर m cos थीटा। और इसका ऊपर वाले का क्या बनाऊंगा, u0 अल्फा m और साइन थीटा। ऐसे ही तो बनेंगे ना कंपोनेंट धीमे धीमे। इसका बनाओगे बीच वाले का तो u0 बाई अल्फा स्क्वायर cos थीटा। वर्टिकल वाला बनाओगे तो u0 साइन थीटा अपॉन अल्फा नॉट स्क्वायर। लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसे याद दिला रहा हूँ। अब मैं लिख के बताऊंगा ना तुम्हें, पूरा जगह हो जाए बस थोड़ी सी। क्वेश्चन तो अच्छा है पर ये एडवांस वाले देखो डिफिकल्ट नहीं देते, बल्कि उसी में तुम्हारी पूरी नॉलेज चेक कर लेते हैं। जरा देर में देखना कैसे चेक करा उन्होंने। अगले स्टेप पे चलो। अब देख टू यू एक्स का वैल्यू क्या होगा पहले वाले में, u0 साइन, हाँ साइन थीटा, u0 cos थीटा। वन मत लिख देना। क्या ये मैंने ux1 uy1 लिख दिया, प्लस अगला ux लिखो कितना होगा, u0 बाई अल्फा cos थीटा साइन थीटा लिखा जाएगा। अगला वाला बोलो क्या लिखा जाएगा। एक मिनट, यहाँ स्क्वायर कर दो क्योंकि एक यू में छोड़ गया। यहाँ भी डायरेक्ट स्क्वायर कर लो, और साथ में अल्फा अल्फा दो बार आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। u0 ऊपर, हाँ ठीक है, अल्फा स्क्वायर cos थीटा। मैं सिर्फ अल्फा लिख रहा हूँ, u0 बाई अल्फा स्क्वायर साइन थीटा। बोलो ये वैल्यू लिखना समझ आ रहा है तुम्हारा क्या कर रहा हूं मैं। यहाँ पर u0 क्यों, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा आगे बढ़ गया एक से। बस यही गलती तुमसे एग्जाम में ना हो जाए जो मैंने कर दी। देख पहला वाला टर्म हो गया, दूसरे में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे यार, शॉर्टकट में गड़बड़ होता है। u0 बाई अल्फा cos थीटा ux का वैल्यू होगा इनटू u0 बाई अल्फा साइन थीटा uy का वैल्यू होगा। अब ठीक है। अच्छा तीसरे वाले टर्म में चलो, u0 बाई अल्फा स्क्वायर cos थीटा होगा और u0 बाई अल्फा स्क्वायर साइन थीटा होगा। डिवाइड करो, यहाँ पे u/1 का मतलब केवल वर्टिकल कंपोनेंट, u0 साइन थीटा। अगले वाले में u0 बाई अल्फा साइन थीटा। अगले वाले में u0 बाई अल्फा स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे ही चलता चला गया। ये लो। अब जरा अपने क्वेश्चन में थोड़ा मैथ का दिमाग लगा के देखो क्या कैंसिल हो रहा है। अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखो तो इसमें से u0 साइन थीटा, u0 साइन थीटा, u0 साइन थीटा कॉमन लेके काटे जा सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं। यहां से जो बचेगा बच्चा लोग, क्या वो ux कंपोनेंट है, बोलो यस और नो। यहाँ जो बचेगा वो भी ux कंपोनेंट है, यहाँ जो बचेगा वो भी ux कंपोनेंट है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ux को कॉमन ले लिया ऊपर। ux जब कॉमन लिया तो इस वाले टर्म में देखो अल्फा अल्फा तो है नहीं, मैंने ux माना कितना है, u0 cos थीटा को। क्योंकि तुम ये बात समझ गए, u0 साइन थीटा, u0 साइन थीटा, u0 साइन थीटा कॉमन लेके ऊपर नीचे काटे जा सकते हैं। बिल्कुल। अंदर बचेगा 1 प्लस, अब क्या रह गया, अल्फा स्क्वायर
अल्फा 4, ध्यान से देखो कैलकुलेशन, 2n आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ये देखो अल्फा अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर बन जाएगा, मैंने लिख दिया। अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे 4, मैंने लिख दिया, नीचे आइए अपॉन में। देखो यहाँ से मिलेगा अकेला अल्फा, तो ये मिलेगा 1/1 + अल्फा, 1/अल्फा स्क्वायर और 1 पर पावर अल्फा n। आ गए यहाँ तक? और ये वैल्यू जो तुम्हें दी गई है उसको साफ देखो, क्वेश्चन में बोला है 0.8b1, पढ़ो ऊपर आंसर में। क्या ये मैथ की ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं नजर आ रही तुम्हें? अब कौन हेल्प करेगा? अब तुम्हारी हेल्प करेगी मैथ। और इतनी मैथ तुम्हें आती है तो मैं बता देता हूँ। यू एक्स, यहाँ पर देखिए, पहला इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म कितना है? 1, कॉमन रेशियो 1 - 1/अल्फा स्क्वायर आया, डिवाइड बाई वन फर्स्ट टर्म 1/कॉमन रेशियो और वी नॉट साथ में जो चल रहा था यू एक्स को जो माना हुआ है उसको लिख दो। ये वैल्यू किसके इक्वल है? 0.8b1। b1 को दोनों तरफ से काट देना, जो यू एक्स है वही तुम्हारा b1 है, उसमें दिया है। जल्दी से सॉल्व करो, तुम्हारे पास एक रिलेशन आएगा अल्फा 1 + अल्फा = 0.8। यहाँ से अल्फा की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो 4 आएगी। ये था। क्या इसमें फिजिक्स से ज्यादा मैथ थी यार? क्यों? अब जीपी नहीं पढ़ी है तो यार, अब इसमें तो तभी तो एडवांस के क्वेश्चन को मैं मना करता हूँ कि थोड़ा कंट्रोल करो। तुम लोग मानते कहाँ हो? मैथमेटिकल टूल में थे। मैंने तुम्हें शायद बोला भी होगा कि एक्सरसाइज 3 पे ज्यादा ध्यान मत देना, वो मल्टी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ टर्मों का यूज करके बनाई जाती है। मानते ही नहीं हो। पहले वाले में काइनेटिक एनर्जी घुसी पड़ी है, दूसरे वाले में ज्योमेट्रिक सीरीज। जीपी नहीं पढ़ा था इसलिए नहीं बना तुम लोगों से, जीपी पढ़ लिए होते तो ये बन गया होता। चलो खैर कोई बात नहीं, मजेदार था, मजेदार था भाई, अच्छा लगा। एक बच्चा इसमें पूछेगा यू नॉट तो कट गया था फिर आया कैसे? भी छोटी छोटी मैथ पूछी तब पता चलता है तुम वास्तव में एडवांस के मूड में हो। यू नॉट एक है ऊपर की दो है? एक है कि दो? दो है। यू नॉट कट गया था। जीपी पढ़ लोगे तो सारे तुम्हारे जो दिमागी डाउट है वो भी निकल जाएंगे। अब कुछ बच्चों को लगेगा, एक एक लिख रहा है चैट पे पुलकित, b1 थोड़ी ना यूएक्स के इक्वल है। ऐसे बच्चों को बताओ मैं पढ़ा पाऊंगा जिन्हें क्वेश्चन ही नहीं पता है और यहाँ पे बस बोलना है? लैंग्वेज पढ़, ऊपर पढ़ जल्दी से। द मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल up to the point when it hit the ground for the first time is v1। क्या है ये? क्या लिखा हुआ है ये? फर्स्ट टाइम जब हिट करके वापस आती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कितनी लेती है? v1। तो क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते मैं? चलो अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं एडवांस के क्वेश्चन अभी मत करो, बीच बीच में आता है। रोज एक एक बताऊंगा, सारा नहीं। एक्सरसाइज 2 में सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन परेशान कर रहा है आज की डेट में? सबसे ज्यादा? ये 2 और 7 क्या है?
2 और 7 तो मैं 2 निकालता हूँ। मंडे से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम्म। रिलेटिव। बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते, नहीं? चिड़िया वाला बहुत लिखा है तुम लोगों ने। चलो भाई, एक बार और बता दें क्या चिड़िया वाला? है। हाँ, पीछे पड़ गए उसके चिड़िया वाले के। हम्म। चलो देख लो, एक चिड़िया उड़ा देते हैं तुम्हारी फिर लास्ट में। हाँ। चलो। आतंक मचा रखा है चिड़िया ने। उससे क्या हुआ? पढ़ते ही सोच लिया होगा पूछूंगा क्लास में। आधे बच्चे तो टाइम पे ही लड़ जाते हैं। जबकि उसका मुझे पूछ पूछ के, अब सोचो बच्चों, तुम लोगों ने मेरे से इतनी बार पूछा तो मुझे रट गया है। ऐसे रोज मैं इसको बताता रहता हूँ तो मुझे कैसा रटा होगा ये? अगर उसी तरीके से बताया जाए तो फिर हो गया। देख, चिड़िया उड़ी। एक बार अ, ऐसे फिर से पेड़ बनाया, और ये हाइट हो गई h। इसमें एक चीज ध्यान से सुननी है बस, कि जब ये पत्थर यहां से ऐसे पहुंचा, टकराया, फिर गया, ऐसे आया, और ऐसे गया। इसकी बात सुनो पहले। एक पेड़ है ना, तो शुद्ध लैंग्वेज में समझाते हैं। एक पेड़ है, उसके टॉप पर एक वर्ड बैठी है। एक पत्थर फेंकने पर ये जो वर्ड है, अ, ये जो ऐसा पत्थर फेंका गया जो उस वर्ड से टकरा सकता है, उसको हिट कर सकता है। इसके बाद टकराता है, और वो पेड़ की जो डबल हाइट के ऊपर तक पहुंच जाता है टकराने के बाद। टकराने के मतलब टच करने के बाद। जिस ये लाइन अंडरलाइन करना अपनी सीट में, यहां से आगे जो मैं पढ़ रहा हूं, कि जिस टाइम पर पत्थर फेंका जाता है, उसी टाइम पर, यानी टाइम 0 पर जब पत्थर फेंका, फिर एक बार पत्थर फेंका, उसी टाइम पर वर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v से उड़ जाती है। यानी पत्थर वहां चिड़िया को लगा नहीं है। ये चीज नोटिस करो। टाइम t इक्वल 0 अगर इसका है, तो टाइम t इक्वल 0 इसका भी है। जब ये पत्थर यहां से चला, उसी समय ये यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चली। ये थी इसकी मेन चीज। उड़ जाती है। कुछ देर के बाद जो पत्थर है, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तथा वर्ड, जो वर्ड है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रेशियो तुम्हें दिया है। तो ये चलते चलते जब यहां पहुंचती है, तो ये पत्थर इसके पास आके यहां पर इसको हिट कर जाता है। ये है पूरी कहानी इसकी। ये वाली हाइट मान ली, और ये वाली हाइट हमें दी गई है 2h, ये h, ये h। ये था, मैंने ऐसे तुम्हें बताया था। और इसमें नाम भी कुछ रखे थे। मुझे तो रट गया यार, तुम्हें बता बता के। यहाँ पे मैंने ए माना था, और यहाँ पे बी माना था, यहाँ पे सी माना था। यही था। और बीसी की वैल्यू, यानी चिड़िया जो उड़ी है जब तक मार नहीं खाई है, वो मेन डिस्टेंस कौन है इसकी? बीसी। अगर यहाँ से बीसी का वैल्यू लिखा जाए तो कितना होगा? ए से लेकर सी तक, माइनस क्या करोगे? ए से लेकर बी तक। ये भी शायद किया होगा।
अब इसमें देखो कि जो वैल्यू निकालोगे ए सी की, ए से लेकर सी तक, तो इसका ये कौन सा कंपोनेंट पत्थर वाला, एक्स कंपोनेंट। तो यहां पर मैंने लिखा होगा, एक सेकेंड, यू एक्स। अब मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए, अभी मैंने खाली छोड़ रहा हूँ। ए बी, ए से बी तक जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए, किसकी चाहिए, वो भी यू एक्स चाहिए। टाइम मैंने खाली छोड़ा। अब इसमें से जब ये पत्थर पेड़ तक पहुंचा था तो मैंने टाइम लिया था t1। ए से बी वाले में का कितना टाइम लिखा गया, t1। और जब ये दोबारा इसको मारता है जाके, कहाँ पे लिखा है, ए सी, जब सी पर पहुंचता है तो वो टाइम कितना लिया, वो भी ओरिजिन से, t2। ये लो, ऐसे ही बनवाई थी इक्वेशन। अब बताओ बीसी कौन है, चिड़िया की डिश, ये कितनी होगी। एक, अब सुनना, यहीं पे तुम फंसोगे, ध्यान से सुनना। चिड़िया, ये पत्थर यहां से चला, यहां तक पहुंचा, मान लो 2 मिनट में पहुंचा, मेरी बात का आंसर करना। अगर ये चिड़िया को यहाँ पे पत्थर लगा है, तो बी से सी जाने में चिड़िया को भी 2 मिनट ही लगे होंगे। मानते हो कि नहीं। तभी तो लगे, क्योंकि दोनों साथ साथ चले थे ना, साथ साथ चले थे कि नहीं। हाँ, तो बीसी चिड़िया की वेलोसिटी कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल वाली। टाइम कितना, t2। आया, कुछ बच्चे पता है क्या कर रहे थे, यहां से t1, तो यहां से कुछ और गधे। जहां मैंने अंडरलाइन कराया शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ा डाउट होगा तुम्हारा, क्योंकि यही बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, b t2, और यहाँ पे ux कॉमन ले लो, और t2 माइनस t1 इक्वेशन नंबर। अब बन जाएगा, बाकी लिखा होगा। मैं समझ गया तुम यही पे परेशान रहोगे, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, कमी वही निकल के आ रही, पढ़ोगे ही नहीं। अब हो जाएगा सबसे। अरे चैट पे बता तो दो, ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर ऐसे। एक तो ये परेशान कर रहा था, और कौन सा क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 2 में परेशान कर रहा है भाई, पार्ट 1 का 8। सर्विस रिलेटिव जब आएगा तब आएगा, भी तो उसकी बात ये नहीं कर रहे यार। पार्ट 1 का 8 कौन है, क्या है भाई। ये, a ball is thrown eastward across level ground. A wind blow horizontally to east, and assume that the effect of wind to provide a constant force toward the east. अच्छा, ए एक्स का डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पहली बार आया है, बस ये नई चीज है। टू द वेट ऑफ द बॉल, द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ईस्ट, which the ball should be projected so that it travel maximum horizontal distance। कितने बच्चों को डाउट है इस क्वेश्चन में। अच्छा, इतने लोगों को डाउट है। हाँ, लिखते जाओ। इसका मतलब तुम लोग अप्रोच नहीं कर रहे हो सही। हम्म, चलो बहुत ना। अच्छा ये बताओ, इसमें नया क्या आया है, एम जी इक्वल एम ए ही तो लिखना है तुम्हें। इसमें तुम्हें ये कहा गया है कि जो एम जी है वो एम ए है, और वो भी एक्स डायरेक्शन में। तो ए एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जो 0 लेते थे वो ए जी तो लिया गया है। पढ़ो उसको ध्यान से।
कल पेपर पर करके बता दूं क्या? अगर इतना परेशान हो तो चैट भर दी पूरी इतनी देर में, जब तक ये मैसेज पढ़ने लग गया। मैं कर दूं अंशु? हाँ कर ही दो, कि तुम्हें तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कॉपी जो बनानी है। लोग 10-10 दिन लगे रहते हैं यहाँ तो बस तुरंत ये ले चल कर। अच्छा, बॉल इज थ्रोन ईस्टवर्ड। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करता है? ओनली वर्टिकल कंपोनेंट पर। उसको तो एक्स में दिया जाए ना दिया जाए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अभी तक क्या पढ़े थे? यही था। अब इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएक्स की वैल्यू जब लिखोगे तो क्या होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो। हिम्मत नहीं दिखाते यार। मैंने कहा ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्स का वैल्यू जी हुआ है तो और ये डिस्टेंस, ये इक्वेशन बन गई। समझ आया कि नहीं? वही तो बोला है, हवा एक्स डायरेक्शन में चल रही है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है। नितिन ऐसे देखने लगता है पता नहीं जैसे मैं क्या करवा रहा हूँ, क्या भुगत रहा हूँ। ये रे, बार बार वही घूरने घूरने लग जाता है। टू यू स्क्वायर बाई जी हुआ इधर। साइन थीटा कॉस थीटा। -1 आया। सोचो इसमें -1 वैल्यू किसकी होती है? ट्रिग्नोमेट्री। 10 3 10 2 तुम में से किसी से नहीं आएगा। मैं चाह रहा था ये तुम्हारे डाउट में क्रॉस में बना रहे, जिससे कि जब जब तुम पढ़ के आओ उस पे अटको। लेकिन तुम लोगों ने इतना सोल्यूशन बनवा लिया है कि अब तुम्हें दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सब आता है। देखो ये पहली बात तो इसमें इतना डरने की बात नहीं है। यहाँ तक तो कोई नई चीज यार हुई नहीं है। बताओ, क्वेश्चन ने सीधा बोला कि ए एक्स है, तो यहाँ तक तो तुम आ गए। उसके बाद यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन उसने जो प्रॉब्लम में मिनिमम मैक्सिमम वर्ड ऐड करा है ना, खुद ही करा है, पढ़ो उसको। तो तुम्हें ये मैक्सिमम फंक्शन जब बन के आ जाए, अब बताओ, जब ये मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, जीरो रखोगे तो 2u² बाई जी जीरो में चले जाएंगे, इसमें मैंने लिखे नहीं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो पहले साइन को छोड़ोगे, कॉस का करोगे, तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगली बार कॉस को छोड़ोगे, साइन का करोगे तो कॉस आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। पावर का पहले करोगे साइन होगा, साइन का करोगे कॉस होगा, ये आ गया रिलेशन। ये कॉस 2 थीटा होता है, ये साइन 2 थीटा होता है। दोनों को आमने सामने किया, साइन अपॉन कॉस 10 - 1। 10 में -1 वैल्यू किसकी होती है? 3 पाई/4 की होती है। 2 थीटा से इक्वेट किया, थीटा आया और सॉल्व कर दिया। क्या भाई नया है? हाँ, अगर तुम मैक्सिमा मिनिमा भूल चुके हो, मैथमेटिकल टूल में मस्ती काट रहे थे, तो है क्वेश्चन। आसान बिल्कुल नहीं है। अगर अभी सर ने, मैथ वाले सर ने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, अगर वो तुम्हें नहीं आती है तो है तुम्हारे लिए सिंपल। और फिजिक्स कहाँ पे खत्म हो रही थी? यहाँ ऊपर। इक्वेशन बन गई, फिजिक्स का काम खत्म, मैथ चालू। चलो बच्चा लोग, अब इसमें डाउट तो तुम्हारे कभी खत्म नहीं होंगे, चलता रहेंगे।
अबे गधे, ये प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। कह रहा आपने गलत किया, ये -1 नहीं आएगा। ये -1 तो तुझे दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ प्लस नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों हैं आमने सामने आएंगे तो बचेगा कहाँ? चलो अच्छा, बहुत हो गया। रिलेटिव मोशन में टोटल कुछ लगेगी कितनी, 1 2 3 4, पूरा हफ्ता जाएगा। यानी तुम ये मान के चलो 1 अगस्त विल स्टार्ट NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगला वीक तुम्हें और दूंगा अच्छे से रिलेटिव समझाने के लिए, उसके बाद गियर पड़ेगा, बेसिक खत्म। और भाग जाओ, अब बातें नहीं करे, इज्जत के साथ निकलो। आप देखो आधे आए नहीं, अच्छा डाउट क्लास को बच्चे मानते हैं बकवास क्लास है, नहीं कोई बात नहीं, पता चला जा रहा है। अब किसकी क्लास है इस बार, इसके बाद? मैथ। ओके, पानी पियो, लंबी सांस लो, मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई।